Hi everyone. So we had completed basics of portfolio planning and construction. आज अपने क्या कर रहे हैं? Today we are doing the core reading का questions. ठीक है? जो CFA Institute का core reading होता है. Let me just quickly present that and we'll be doing the questions practice today. Obviously थोड़ा सा आज format अलग है because I am recording the session on different app. So it's okay. Practice problem, core reading का chapter and questions. प्लीज इंटरेक्टिव वे में होना चाहिए. आप भी प्लीज ट्राई करिए जैसे अपने हर चैप्टर में करते हैं, इनकाउंटर करने का, अपने आप से क्वेश्चन पूछने का एंड ट्राई टू रिकलेक्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स. परफेक्ट. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट एज अ रीजन फॉर रिटन आईपीएस? बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट बेकार है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, यार अपने को रिटन आईपीएस चाहिए ही नहीं. फर्स्ट, द आईपीएस में बी रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशन. वर्ड यूज किया मे बी रिक्वायर्ड. यस, इट मे बी रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशन. वैसे ये करेक्ट है, ठीक है, मतलब सही बोल रहा है. बी, having a written IPS is a part of best practice for a portfolio manager. Yes, it is one of the best practice. कहां पे किया? एलओएस नंबर ए के अंदर में. एलओएस नंबर ए के अंदर में ये दोनों पॉइंट किए अपने. सी, having a written IPS ensures that the client's risk and return objective can be achieved. बोला लिखने से ना, आईपीएस लिखने से इंश्योर कर लिया कि क्लाइंट का रिस्क रिटर्न ऑब्जेक्टिव मीट हो गया. नो, विल हैव टू एग्जीक्यूट, राइट. अरे सिर्फ लिखने से थोड़ी होगा, सिर्फ लिखने से थोड़ी होगा सर, एग्जीक्यूशन तो करना पड़ेगा. देन ओनली क्लाइंट का रिस्क और रिटर्न ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा. तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट एज अ रीजन फॉर राइटिंग द आईपीएस. बोला आईपीएस लिख लिया तो क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया. ऐसे होता थोड़ी है. विल हैव टू एग्जीक्यूट द ट्रेड, then only we'll be able to generate the return, obviously within the client's RR TTLLU. Option number C. Option number C is correct. ठीक है. तो आपसे पूछा था which of the following is not a reason. आई होप आपको क्लैरिफिकेशन मिल रहा है लीस्ट लाइकली का मतलब क्या है. क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following best describes the underlying rationale for a written IPS? Again, written IPS का कौन सा लॉजिक है? Best describes. Option number A, a written IPS communicates a plan for trying to achieve investment success. सही लग रहा है. पूरा written IPS से एक प्लान है जिससे ये अचीव इन्वेस्टमेंट सक्सेस अचीव हो सकता है. यस. ऑप्शन नंबर बी, अ रिटेन आईपीएस प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स विद अ रेडी डिफेंस अगेंस्ट द क्लाइंट लॉ सूट्स. नहीं, अरे क्लाइंट लॉ सूट अगर फाइल करेगा तो तुम ये मत सोचो तुम्हारे पास रिटेन आईपीएस है तो तुम अपने आप को डिफेंड कर लेगा. जब जरूरत पड़ेगा तभी उसको यूज करना. जब जरूरत पड़ेगा सर तभी यूज करेंगे. लेकिन ये सोच के आईपीएस मत लिखना कि क्लाइंट मेरे साथ गलत करेगा तो मेरा तो आईपीएस रेडी है. आईपीएस रेडी है बचाने के लिए. तो प्लीज वो माइंडसेट से यू शुड नॉट ड्राफ्ट द आईपीएस, राइट. C, a written IPS allows investment manager to instruct client about the purpose, use and about the proper use and purpose of investments. वह written IPS investment manager को allow करता है to instruct client about the proper use and purpose of investment. No, IPS is a collaborative effort of both client and investment manager. सिर्फ क्लाइंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आईपीएस को ड्राफ्ट करने में हेल्प करनी, राइट. तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी और सी रॉन्ग है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. A retained IPS is most likely to succeed. Again, retained IPS के पीछे चल गया, मतलब एकदम पीछे लगा हुआ ये लोग. A retained IPS is most likely to succeed if it is created by a software program to ensure consistent quality. मतलब फालतू का बात कर रहा है. बोला सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करेंगे ताकि अपना क्वालिटी सेम रहे. ऐसा कहीं बात नहीं की अपने. Option number B, it is a collaborative effort of the client and the portfolio manager. Yes, it is a collaborative effort of the client and portfolio manager. Option number C, it reflects the investors philosophy of the portfolio manager. No, अरे सर सिर्फ इन्वेस्टर्स का फिलोसफी थोड़ी है. It is the effort of both client and portfolio manager, right. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट. तुमको समझ में आ रहा है यार जो थ्योरी वाला पोर्शन है अपने को कैसे कैप्चर करना है? जोर जोर से बोल के, पढ़ के, डिस्कस करके अपने आप से. यार ऑप्शन नंबर ए अगर करेक्ट है तो क्यों करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी सी रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है. बेस्ट बेस्ट तरीके से आपका पढ़ाई होगा. ऑल्सो आपका वो जो एलओएस है ना आराम से रिवाइज हो जाएगा. देखो ये 3 क्वेश्चन से आपका एलओएस ए एक्चुअली कैप्चर हो गया. यू आर एबल टू रिमेंबर ऑल दी पॉइंट्स इन योर माइंड. समझ में आ रहा है आपको? परफेक्ट. Question number 4. The section of the IPS that provides information about how policy may be executed, including restrictions, exclusion, is best described as investment objectives, investment guidelines, statement of duties and responsibilities. याद करिए ऑब्जेक्टिव्स में क्या था? क्लाइंट का रिस्क टॉलरेंस एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव. गाइडलाइंस के अंदर में एक्सक्लूजन्स, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह सब आ जाएगा. तो यहाँ पे बोल रहा है कि पॉलिसी कैसे एग्जीक्यूट होगा, मतलब स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन कैसे होगा, रिस्ट्रिक्शंस क्या होने वाला और क्या चीज अपने एक्सक्लूड करेंगे, राइट. तो इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस
स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो अलग है. व्हाट इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट, पोर्टफोलियो मैनेजर एंड द कस्टोडियन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी प्लेस्ड इन द अपेंडिसेस टू एन आईपीएस. बोल रहा क्या चीज अपेंडिस के अंदर में नहीं होगा. लीस्ट लाइकली मतलब क्या चीज अपेंडिस के अंदर में नहीं होगा. रीबैलेंसिंग पॉलिसी, रीबैलेंसिंग पॉलिसी हो सकता है. स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन हो सकता है. स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि सर उसका अलग सेक्शन है, उसका अलग सेक्शन है. ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Statement of duties and responsibility is not part of the appendices. Question number 6. Which of the following typical topics in the IPS is most closely linked to the client distinctive needs? Distinctive needs के लिए देखते हैं. Procedures, investment guidelines, statement of duties and responsibilities. क्या चीज? ऑप्शन नंबर बी लग रहा है मेरे को. इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस क्या बोला है? इज मोस्ट लिंक टू द क्लाइंट्स डिस्टिंक्टिव नीड्स. इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन लग रहा है, बट स्टिल आई वांट टू चेक द ऑप्शन 6 का. आई वांट टू चेक द ऑप्शन 6 का बी. ठीक है, रीड कर रहा हूं मैं. अकॉर्डिंग टू द रीडिंग, द सेक्शन ऑफ द आईपीएस दैट आर मोस्ट क्लोजली लिंक्ड टू द क्लाइंट्स डिस्टिंक्टिव नीड्स आर those dealing with the investment objectives and constraints. अच्छा, objectives और constraints. Okay, investment guidelines, this is fine. Information about how policy may be executed including investment constraints, this is also fine. Procedures के अंदर में the steps to be taken to keep the IPS current and procedure to follow. अच्छा हाँ, प्रोसीजर के अंदर में ये था कि अपने आईपीएस को कैसे अप टू डेट रखेंगे करंट, और अगर कोई कॉन्टिजेंसी आता है तो उसको कैसे डील करेंगे. दैट वाज पार्ट ऑफ प्रोसीजर. ठीक है, तो तुम देखो यार कितना बस क्वाइजर पढ़ लो, बट ये सब पॉइंट्स दिमाग में रहता नहीं है. बट जैसे एमसीक्यू आता है ना, यार प्रोसीजर के अंदर में क्या लिखा था, ये लिखा है ना लाइन, ये रहा प्रोसीजर. तुम यहां से रीड करके जो रिटेंशन रहेगा दैट विल बी वेरी हाई. अब याद रहेगा प्रोसीजर के अंदर में क्या था. यार करंट चीज को अपडेट रखेंगे, कोई कंटिजेंसी आएगा तो उसको कैसे टैकल करना, दैट आल्सो वी नीड टू बी कीप रेडी. स्टेटमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज तो फाइन. कस्टोडियन, पोर्टफोलियो मैनेजर और क्लाइंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. An investment policy statement IPS that includes a written objective of outperforming the FTSE index को outperform कर रहा 100 by 120 basis point. क्या है ये, कौन सा ऑब्जेक्टिव है सर? इट इज रिटर्न ऑब्जेक्टिव. और कौन सा, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? रिलेटिव, क्योंकि इंडेक्स को क्या कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, इंडेक्स को आउट परफॉर्म. विच ऑप्शन इज करेक्ट? रिलेटिव रिटर्न ऑब्जेक्टिव. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. एब्सोल्यूट रिटर्न ऑब्जेक्टिव नहीं है, आर्बिट्रेज बेस्ड रिटर्न ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं. आर्बिट्रेज थोड़ी कमा रहा है तुम, फ्री का रिटर्न थोड़ी कमा रहा है यहाँ पे. यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू व्हाट, आउट परफॉर्म. क्वेश्चन नंबर 8. रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर. रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर याद करो, क्वेश्चनर कहाँ पे करते थे? क्वेश्चनर कहाँ पे करते थे? अबिलिटी टू टेक रिस्क या विलिंगनेस? विलिंगनेस के अंदर में बात करते थे. ठीक है, साइकोलॉजी वगैरह. रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजर क्लाइंट्स आर मोस्ट लाइकली यूजफुल इन मेजरिंग वैल्यू एट रिस्क. अबिलिटी टू टेक रिस्क, विलिंगनेस, विलिंगनेस टू टेक रिस्क. तुम सोचो यार, मतलब एक वर्ड पढ़ते ही तुमको याद आ जाता है दिमाग में. ऑप्शन तो अपने बाद में देख रहे हैं, ऑप्शन तो अपने बाद में देखेंगे यार कि क्या करना है, बट वो जो वर्ड है ना वो पहले आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए. अच्छा यार अपने क्या पढ़े हैं, उसके बाद ऑप्शन देखो तो देखो आप कितना कॉन्फिडेंस फील करोगे, राइट? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कैरेक्टराइज एज अ रिलेटिव रिस्क ऑब्जेक्टिव? रिलेटिव, वैल्यू एट रिस्क फॉर द फंड विल नॉट एक्सीड 3 million. वॉर क्या है? एब्सोल्यूट रिस्क ऑब्जेक्टिव. The fund will not underperform the DAX by more than 25 to 50 basis point. Yes, this is what relative risk objective. क्या जो फंड है ना, वो सर जो इंडेक्स है ना DAX, उसको 250 बेसिस पॉइंट से अंडर परफॉर्म नहीं करना चाहिए या 2.5% से कम नहीं होना चाहिए. ऑप्शन नंबर सी. द फंड will not lose more than 2.5 million in the coming 12 months. Will not lose 2.5 million in the, ये तो एब्सोल्यूट हो गया ना. ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्यूट रिस्क ऑब्जेक्टिव. Option number B is correct. Perfect. Question number 10. In preparing an IPS, which of the following is most difficult to quantify? सबसे ज्यादा डिफिकल्टी क्या होता है? इन्वेस्टर का साइकोलॉजी, विलिंगनेस, क्वेश्चनर वाला पार्ट, बिकॉज वो क्या होता है? सब्जेक्टिव. टाइम होराइजन, ability to accept risk, willingness to accept risk. Willingness to accept risk is the most difficult point to quantify. Option number C is correct. बिकॉज वो क्वेश्चनर के फॉर्म में होता है ना, तो उसको तुम नंबर्स के फॉर्म में कैसे लेके आएगा? हाउ यू विल फॉर्म इन द नंबर्स, राइट? जबकि जो एबिलिटी होता है, इनकम, एज, टाइम होराइजन, आपका लिक्विडिटी, आपका वेल्थ के हिसाब से होगा. क्वेश्चन नंबर 11. अ क्लाइंट हु इज अ 34-year-old widow with 2 healthy young children aged 5 and age 7. स्टोरी क्लियर है? ये 34-year-old लेडी है, शी इज अ विडो एंड शी इज हैविंग 2 child
5 and 7, तो बहुत छोटा बच्चा लोग है, ठीक है। हैज आस्क्ड यू टू हेल्प हर फॉर्म एन आईपीएस। तुम सोचो तुम पोर्टफोलियो मैनेजर बन गया, ठीक है, खुशखबरी तुम पोर्टफोलियो मैनेजर बन गया। अच्छा, डे 1 पे सर कोई लेडी है, शी इज अ विडो, अपना बैकग्राउंड बता रही है दैट शी इज अ विडो एंड शी इज हैविंग 2 चाइल्ड 5 and 7, एंड तुमको बोला जा रहा है दैट यू हैव टू फॉर्म एन आईपीएस, ठीक है सर। शी हैज बीन एम्प्लॉयड, वो अपने बारे में बता रही है, शी हैज बीन एम्प्लॉयड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इन द ब्यूरो ऑफ अ नेशनल गवर्नमेंट फॉर द प्रीवियस 12 years। जॉब को देख के क्या लग रहा है, स्टेबल है कि नहीं? बिल्कुल, लास्ट 12 ईयर से काम करिए, वो भी कहाँ पे? गवर्नमेंट जॉब में। कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब? एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक का फील लाओ कि क्या हाल होता है एसबीआई बैंक पे जब तुम जाता है मनी डिपॉजिट कराने, इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से इस काउंटर, ठीक है। तो उन लोग का जॉब ज्यादा स्टेबल है। शी हैज 2 प्राइमरी फाइनेंशियल गोल, बता रही है कि उसका 2 प्राइमरी गोल है, हर रिटायरमेंट एंड प्रोवाइडिंग फॉर द कॉलेज एजुकेशन फॉर हर चिल्ड्रेन। बट रिटायरमेंट अभी दूर है बिकॉज शी इज एट द एज ऑफ 34, अभी टाइम है। दिल्ली दूर है, 60-65 में होगी रिटायर, और बच्चा लोग का भी कॉलेज भी दूर है। अरे 5 और 7 ही तो है, अभी टाइम है सर। ओके, दिस दिस क्लाइंट्स टाइम होराइजन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? सारा आंसर मिल चुका आपको ऑलरेडी बात करते करते। क्या? लॉन्ग टर्म। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी सी आप रीड कर रहे हो, कोई सेंस ही नहीं है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म है नहीं सर, लॉन्ग टर्म, खत्म। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द टाइमिंग ऑफ पे आउट फॉर प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस इज अनप्रेडिक्टेबल, लंपी इन कंपैरिजन विद द टाइमिंग ऑफ पे आउट फॉर द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। सही है, पूरा पे आउट जो होगा प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी का लंपी होगा, बड़ा अमाउंट होगा, एंड पता नहीं होगा कब होगा, अनप्रेडिक्टेबल है। फायर इंश्योरेंस और बिल्डिंग इंश्योरेंस, कहीं आग लग गया एंड ऑल। Therefore, in general, property and casualty insurers have lower liquidity needs, greater liquidity needs, higher return objective than the life insurance. They have what? Greater liquidity needs. कहाँ पे पढ़े अपने प्रीवियस वाला चैप्टर में, याद है? पोर्टफोलियो ओवरव्यू टेबल था, टेबल के अंदर में अपने बात किए थे प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को लेके, राइट? तो प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस का सर जो लिक्विडिटी नीड्स होगा वो हायर होगा एज कंपेयर टू व्हाट? लाइफ इंश्योरेंस नीड्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Question number 13. A client who is a director of a publicly listed corporation is required by the law to refrain from trading that company's stock at certain points of the year when disclosure of the financial results are pending. समझ में आ रहा है आपको कि यार मानो इन्फोसिस का डायरेक्टर है, उसको बोला गया है कि यार तुम, इन्फोसिस बोल रहा है उसको, कंपनी बोला जा रहा है कि यार तुम ना ट्रेडिंग मत करना प्लीज कंपनी का शेयर्स में जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स आता है, जैसे जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आता है कंपनी का या एनुअल रिपोर्ट्स आता है, प्लीज उस समय आप ट्रेड मत करना। दिस इज एक्चुअली व्हाट? RRTTLLU का कौन सा पार्ट है? एल वाला, लीगल वाला। एल मतलब लीगल वाला। अपने बात के थे जो लीगल है ना, ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे एप्लीकेशन होता है, बट यस इट कैन बी अप्लाइड ऑन इंडिविजुअल, जहां पे आपको बोला जा रहा है यार कि आप कंपनी का शेयर्स होल्ड कर रहे हो या प्लीज कंपनी का शेयर्स में आप ट्रेड मत करिएगा कुछ एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, मतलब देयर आर लीगल बाउंडेशंस ऑन यू। इन प्रिपेयरिंग अ रिटर्न आईपीएस ऑफ द क्लाइंट, this restriction on trading is irrelevant to the IPS. No, should be included in the IPS. Yes, it should be included in the IPS under the legal section. Make it illegal for the portfolio manager to work with this kind. but फालतू बात है, बोला इलीगल, पोर्टफोलियो मैनेजर इलीगल हो जाएगा, मतलब काम कर लेगा, तो ऐसे थोड़ी होता है। अरे रेस्ट्रिक्शन है, उसको अपने संभालेंगे, उसको ठीक करेंगे, भागेंगे थोड़ी काम से, इलीगल काम थोड़ी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14. आफ्टर रिव्यूइंग द क्लाइंट, देखो बड़ा है डेटा, आराम से रीड करेंगे और समझाऊंगा मैं। After reviewing a client in order to prepare a written IPS, you have established the following. बोला क्लाइंट तुमसे डिस्कस करके चला गया, चाय नाश्ता पानी करके चला गया, अब तुम सोच रहे हो जो क्लाइंट से डिस्कस किया ना वो क्या क्या पॉइंट है, एक बार लिख तो ले। देखो क्या क्या बोल रहा है। द क्लाइंट हैज अर्निंग्स दैट वेरी ड्रामेटिकली बिटवीन 30,000 and 70,000 प्री टैक्स डिपेंडिंग ऑन वेदर पैटर्न्स इन ब्रिटेन। बोल रहा है ना उसका जो काम है ना वेदर के ऊपर में डिपेंड करता है, एंड 30,000 से 70,000 के बीच में रहता है, मतलब रेंज करता है, तो ऑब्वियसली इट्स वोलेटाइल। अर्निंग्स क्या वोलेटाइल? फिक्स नहीं है ना भाई, वोलेटाइल है और बहुत ज्यादा वेदर के ऊपर में डिपेंड करता है, याद रखना। नेक्स्ट, इन 3 of the previous year the after tax income of the client has been less than 20,000। सोचो, बोल रहा है कि आउट ऑफ 5 years 3 years में ये जो इनकम है ना क्लाइंट का, टैक्स देने के बाद कितना रहा है? 20,000 से भी कम, 20,000 से भी कम। फील क्या आ रहा है? अबिलिटी विलिंगनेस। अबिलिटी विलिंगनेस क्या फील आ रहा है? सर मेरे को फील आ रहा है अबिलिटी टू बियर रिस्क इसका कम है। अभी तक इसका फाइनेंशियल सिर्फ 2 लाइन ही पढ़े हैं, प्लीज हाँ थोड़ा सा बायस लाने का ट्राई करो, ऑब्वियसली वी विल गेट मोर क्लैरिटी वंस वी रीड द एंटायर डेटा, बस ये, बट यस आफ्टर रीडिंग जस्ट 2 बुलेट्स फील आ रहा है कि सर इसका अबिलिटी टू बियर रिस्क क्या है, कम है, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं है। आगे पढ़ते हैं।
द क्लाइंट मदर इज डिपेंडेंट ऑन हर सन फॉर अप्रोक्सीमेटली 9,000 पर ईयर सपोर्ट। अरे 20,000 से कम कमाया और 9,000 बोल रहे कि मदर को देना पड़ता है। पूरा क्लियर कट एकदम कर दिया। एबिलिटी टू बियर रिस्क क्या हो गया इसका? कम। राइट, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है? कम। 50% ऑलमोस्ट मदर को देना पड़ता है। नेक्स्ट, द क्लाइंट ओन सब्सिस्टेंस नीड, खुद का 12,000। अरे खाएगा क्या और बचाएगा क्या? समझ आया डायलॉग? खाएगा क्या बचाएगा क्या? आउट ऑफ 20,000, 9,000 मदर को और 12,000 खुद को। खुद लग रहा है लोन लेके जी रहा है। ठीक है, पूरा क्लियर कट बता दिया। एबिलिटी टू बियर रिस्क क्या है इसका? कम है। The client has more than 10 years of experience trading investments including commodity, future, stock options and selling stock short. इसका मतलब willingness to bear risk क्या है? हाई। ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस है इसको ट्रेडिंग के अंदर में। The client responses to a standard risk assessment questionnaire suggest that he has above average risk tolerance. एक सेकंड, ability to bear risk low, willingness to bear risk क्या हाई? ability to bear risk low, willingness to bear risk क्या हाई? अपने क्या लेते हैं? लोअर ऑफ देम। लोअर ऑफ देम मतलब क्या? एबिलिटी टू बियर रिस्क क्या है? सॉरी, ओवरऑल रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है? कम। ओवरऑल रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है क्लाइंट का? लेस। द क्लाइंट इज बेस्ट described as having a low ability to take risk but a high willingness to take risk. Yes, option number A correct. Low ability to take risk but high willingness to, low ability and high willingness. Yes, option number A is correct. बाकी तो हाई लो किया, समझ में आ रहा है? सॉरी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, सेम टाइप का पैटर्न लग रहा है। आफ्टर रिव्यूइंग अ क्लाइंट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ written IPS, you have established the following. The client has earning that have exceeded 1,20,000 pre-tax each year for past 5 years. बहुत बढ़िया, पूरा लास्ट 5 साल से 1,20,000 से ज्यादा कमा रहा है प्री टैक्स। शी हैज नो डिपेंडेंट्स, और बढ़िया। अच्छा, शी मतलब बैचलर है और कोई डिपेंडेंट भी नहीं है, बढ़िया। द क्लाइंट सब्सिस्टेंस नीड्स आर अप्रोक्सीमेटली 45,000 पर ईयर, बहुत बढ़िया। बोला 1,20,000 से ज्यादा अर्न करती है, उसका खुद का नीड कितना है? जस्ट 45,000। ठीक है, मतलब वैसे सोचो कि सर ऑलमोस्ट 35 to 40% ही उसका खर्चा होता है, बाकी तो सेविंग ही है, प्लस डिपेंडेंट भी नहीं है। द क्लाइंट स्टेट्स दैट शी फील्स अनकंफर्टेबल विद हर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। एक सेकंड, अभी तक एबिलिटी टू बियर रिस्क क्या? हाई। वेल्थ है, इनकम है। एबिलिटी टू बियर रिस्क क्या? हाई। विलिंगनेस को लेकर बात कर रहा है। बोला शी इज अनकंफर्टेबल विथ हर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सिक्योरिटीज मार्केट में ज्यादा उसका नॉलेज नहीं है। ऑल ऑफ दी, उसको बोलो ना सीएफए करो, उसको बोलो सीएफए करो, नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दी करेंट्स, all of the clients current savings are interested in short term securities guaranteed by an agency of a national government। बोला जो भी पैसा है ना कहाँ लगाती है? सेफर एसेट में। सेफर एसेट में। और करंट सेविंग जहां पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज गारंटेड बाय द गवर्नमेंट, गारंटेड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर कट समझ में आ रहा है क्या? विलिंगनेस टू बियर रिस्क क्या है इसका? कम। हिम्मत नहीं है इसमें, हिम्मत नहीं है। राइट, दी क्लाइंट्स, अच्छा पहले डिसाइड कर ले। एबिलिटी टू बियर रिस्क हाई, विलिंगनेस टू बियर रिस्क क्या? लो। अल्टीमेटली ओवरऑल रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या? लो। The client's responses to a standard risk assessment questionnaire suggest that she has a low risk tolerance. एकदम सही है। The client is best described as having a low ability to bear risk, high willingness no, high ability to take risk but low willingness to take risk. Yes, option number B is correct. सर उसका ability हाई है इनकम वगैरह को देखते हुए, बट उसका willingness क्या है? कम है। ऑप्शन नंबर B is correct. Question number 16. Returns on asset classes that are best described as being function of what? Return on asset classes are being function of risk. जो रिटर्न होता है सर वो तो रिस्क के ऊपर में डिपेंड करता है। द फेलियर ऑफ आर्बिट्रेज नो, एक्सपोजर टू द इडियोसिंक्रेटिक रिस्क टू दोज एसेट क्लासेस। इडियोसिंक्रेटिक रिस्क का मतलब क्या हो गया? अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक मतलब कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, कंपनी का कोई इंटरनल प्रॉब्लम, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू, से एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह फाइल नहीं कर रहा है, राइट, ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट अप टू द मार्क इन द सेंस अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियंस वगैरह आ रहा है, राइट। Exposure to the idiosyncratic risk to those asset classes. Exposure to set of systematic factors relevant to those asset classes. Yes, systematic factor क्या हो गया? मार्केट रिस्क। सिस्टमैटिक फैक्टर में हो गया मार्केट रिस्क, जैसे जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, ऑयल प्राइसेस, ये सब सारा का सारा कंपनीज को इफेक्ट करता है, राइट। सिस्टमैटिक फैक्टर्स या सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है सर सारा कंपनीज को इम्पैक्ट करता है, राइट। वेयर एज जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है, इंटरनल कंपनी का फेलियर, वो सिर्फ उस कंपनी को इम्पैक्ट करता है, वो सिर्फ उस कंपनी को इम्पैक्ट करता है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 16 का सी इज करेक्ट। रिटर्न ऑन एसेट क्लासेस आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज बीइंग फंक्शन ऑफ एक्सपोजर टू सेट ऑफ सिस्टमैटिक फैक्टर्स relevant to those asset classes. Question number 17. Consider the pairwise correlation of monthly returns of the following asset classes. Pairwise correlation. तो देखो
ब्राजीलियन इक्विटी सर, दोनों चीज के बीच में ना कोरिलेशन हमेशा 1 होगा, मतलब इट्स लाइक तेरा कोरिलेशन तेरे साथ, तेरा कोरिलेशन तेरे साथ 1 है, ठीक है। अरे कोरिलेशन अपने क्या बोलते थे सर, स्टॉक ए बढ़ेगा तो बी कितना बढ़ेगा, स्टॉक ए गिरेगा बी कितना गिरेगा, इट्स लाइक दैट। तो बोला कि तुम खुद कितना बढ़ेगा और खुद कितना गिरेगा, रिलेशन विल बी 1 to 1। तो देखो ब्राजीलियन इक्विटी के साथ 1 है, एशियन इक्विटी और एशियन इक्विटी के साथ 1 है, तुम ये देखो ऐसे 1, यूरोपियन इक्विटी के साथ 1, यूएस इक्विटी के साथ 1, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। बाकी देयर इज अ कोरिलेशन डेटा, मतलब नीचे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। Based solely on the information in the above table, which equity asset class is most sharply distinguished from the US equities? पूरा US इक्विटी से कौन सा सबसे ज्यादा हटके है सर, जिसमें कोरिलेशन क्या सबसे कम है, जिसमें कोरिलेशन क्या सबसे कम है। तो यूएस इक्विटी देखते हैं, यूएस इक्विटी ये रहा, यूएस इक्विटी ये रहा। तो बोला ब्राजीलियन इक्विटी के साथ कोरिलेशन इज 0.76, ईस्ट एशियन के साथ 0.88, यूरोपियन के साथ 0.9 एंड खुद के साथ 1। तो ऑब्वियसली ब्राजीलियन इक्विटीज 0.76 ब्राजीलियन के साथ सबसे कम है। लोअर द कोरिलेशन, हायर इज द डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, in defining asset classes as a part of strategic asset allocation long term pair wise correlation within an asset class। तो देखो कोरिलेशन विद इन एन एसेट क्लास क्या होना चाहिए, हाई या लो। विद इन एन एसेट क्लास शुड बी हाई, अक्रॉस द एसेट क्लास इट शुड बी लो। सर विद इन द एसेट क्लास जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब क्या इक्विटी है ना, तो आपस में इनका कोरिलेशन क्या होगा, हाई। बट फिक्स्ड इनकम के साथ क्या होगा, कम, बिकॉज फिक्स्ड इनकम अलग एसेट क्लास हो गया, राइट। तो बोला पेयर वाइज कोरिलेशन विद इन एन एसेट क्लास शुड बी व्हाट, इक्वल टू द कोरिलेशन अमंग द एसेट क्लासेस, नो, लोअर देन द कोरिलेशन, नो, हायर देन द कोरिलेशन अमंग द एसेट क्लासेस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन क्या होता है, शॉर्ट टर्म। स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन होता है लॉन्ग टर्म। टैक्टिकल क्या होता है, तुम थोड़ा सा फायदा के लिए ना वेट्स इधर उधर डिविएट कर लेता है। स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन होता है कि सर अपने लॉन्ग टर्म इक्विटी का 25% रखेंगे, फिक्स इनकम का 25 रखेंगे, ऑल्टरनेटिव का 50 रखेंगे, लॉन्ग टर्म। बट हाँ सर शॉर्ट टर्म अगर बेनिफिट मिला ना इक्विटी में, तो अपने उसको एडजस्ट कर लेंगे, 25 की जगह हो सकता है 30 या हो सकता है 20, ठीक है। तो टेक्टिकल एसेट एलोकेशन इज शॉर्ट टर्म, टेक्टिकल शॉर्ट टर्म। Tactical asset allocation is best described as attempts to exploit arbitrage possibilities amongst the asset classes, decision to deliberately deviate from the policy portfolio। Yes, तुम जानबूझ के डिसाइड किया कि जो पॉलिसी पोर्टफोलियो ना, पॉलिसी पोर्टफोलियो इज एक्चुअली स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म के लिए, बोला तुम जानबूझ के डिलिबरेटली डेविएट कर रहा है, 25 का 20 कर रहा है एज अ परसेंटेज, या 25 का 30 कर रहा है जानबूझ के, टू अर्न द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, सिलेक्टिंग एसेट क्लासेस विद इन द डिजायर्ड एक्सपोजर टू अ सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। नहीं नहीं, ये तो उसके लिए हो जाएगा ना, स्ट्रैटेजिक के लिए, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, परफेक्ट। तो यहाँ पे आपका कितना आपने कर ली, 18 19, ठीक है, 19 क्वेश्चन यहाँ पे अपना कोरिडिंग्स का पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार आप कैंडिडेट स्कोर देखिए, वहां पे हो सकता है 8-10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिले, वहां पे आप उसको करिए, प्रैक्टिस करिए, और कोई डाउट है तो अपने ही, परफेक्ट। चलिए, टेक केयर गाइस, रिवाइज करिए।